गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सदीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज दिन का आगाज हम करते हैं एक जबरदस्त खबर के साथ। खबर यह है कि एक उम्मीद बंद आई है कि मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। आप बात कर रहे हैं iOS की? नहीं, दूसरे फोन भी जिस पे पीटीए टैक्स लेता है जब बाहर से फोन लेकर आते हैं, बिकॉज पीटीए का टैक्स हम उस पे कर रहे होते हैं। सो उस पे हुआ है कि कल भी कौमी असम्बली की जो कामा कमेटी खजाना का इजलास है वो हुआ और उसमें नवीद कमर साहब की ज़ेर सदारत इजलास था और उसमें उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई थी एफबीआर से और ज़ाहिर है उस पर पीटीए से बात हो रही थी। जब रिपोर्ट जमा हुई तो उस पर बताया गया कि तकरीबन 55% टैक्स लिया जाता है एक महंगे फ़ोन पे। तो एक सवाल उठाया गया कि एक वक्त था जब महंगे फ़ोन को लग्जरी आइटम समझा जाता था, बट नाउ फोन इज नॉट अ लग्जरी आइटम, इट्स अ नेसेसिटी। ये एक ज़रूरत की चीज़ है, नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी आइटम नहीं है। सो क्या महंगे फ़ोन पे इतना टैक्स होना चाहिए, ये सवाल उठाया गया और कहा गया कि मार्च तक रिपोर्ट जमा कराई जाए और बजट से पहले इस मामले को देखा जाएगा कि नए बजट से पहले तय कर लिया जाएगा कि अब टैक्स कितना होगा। सो लेट्स सी कि आने वाले बजट में महंगे फोन पे टैक्स कितना कम होता है, बिकॉज अभी तकरीबन 2-2 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है किसी और आप ये बात करें, नीड की बात करें, अब तो लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ जब जा रहे होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अक्सर कुछ हैंडबैग्स खरीद रहे होते हैं और वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने महंगे होते हैं ऑब्वियसली। तो अब फ़ोन के लिए भी चलो फ़ोन लेके रख लेते हैं, चलो यूज़ भी हो जाएगा और जब बेचेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस तो उसकी कम होगी, लेकिन इस्तेमाल में भी तो आ रहा होगा। लेकिन सभी बैग तो नहीं बिकता कि बिक जाता है? महंगा बैग भी बिक जाता है? बिक जाते हैं, क्यों? बैग्स इतने बिकते हैं। वो तो भी तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लोग अच्छे खासे और वो इतना संभाल के रखते हैं, वो उसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। अच्छा, मैंने सुना है कि आज के लोग सिल्वर में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग चांदी की चीजें ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। उसको लग ही रहा है कि शायद प्राइस उसकी भी ऊपर जाएगी। मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ये तो वैसे करनी चाहिए, अगर ये बात सच है तो फिर तो फिलहाल कर लेनी चाहिए मेरा ख्याल है। क्योंकि वो जो अब गोल्ड की अगर बात करें तो वो जो पहले जमाने में कितने कितने तोले, 20-20 तोले, 25-25, 30-30 तोले जो है वो दिया जाता, तो आज तो वो लोग करोड़पति होंगे। सही बात है। वो बेच के वो घर से आ जाता होगा। वेरी ट्रू। बट ऑब्वियसली दौर बदल रहे हैं और ऑब्वियसली आलमी इन्वेस्टमेंट के नए तरीके सामने आ रहे हैं। जिस तरह रियल एस्टेट या फॉर दैट मैटर और बहुत से सेक्टर्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आज एक और बहुत अहम दिन है जिसके हवाले से हम आज प्रोग्राम में आगे चल के बात भी करेंगे। इंसानी हकूक का आलमी दिन, जो कि आज मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 1948 में इसका आगाज़ हुआ था और यूएन की तरफ से इस दिन को मनाने की जो है वो एक तरह से एक जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब ये है कि पूरी दुनिया में इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इंसानी हकूक़ के बारे में बात की जा सके, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की जा सके कि किसी भी तरह की तफरीक नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को उसके बुनियादी हकूक़ वो मुहैया होने चाहिए और इसमें बिल्कुल ये चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए कि मज़हब क्या है, सेक्ट क्या है, किसी का कलर क्या है, कास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, सारे डिफरेंसेस साइड पे होते हैं। सबसे पहले जो है वो ह्यूमन राइट्स की बात होगी। सो डेफिनेटली आज हम भी आगे चल के सेगमेंट में इस से बात भी करेंगे। बिल्कुल, आज़ादी है इज़हार राय, ये कितना ज़रूरी है, इसकी बात भी हम करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे करेंगे उनसे बात। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। हम हैं सुल्तान आजम, उम्मते मोहम्मदी के रहनुमा, अल सुल्तान इब्ने सुल्तान सुलेमान खान। अगर तुम बारबरोसा को जिंदा पकड़ कर ले आए यहाँ, तो इन सिक्कों का निस्फ हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा अमीरुल बहर। तो ये सुल्तान मौसम के मंसूबों से भी वाकिफ हो सकते हैं। दारुल हुकूमत में कोई जासूस मौजूद है। अल्लाह गारत करे। हमले के लिए तैयार हो जाओ। बिस्मिल्लाह।
from Nestle. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. From Nestle. रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way. From Nestle. जो थी अनकही, जो थी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, ये तन्हाइयाँ, ये परछाइयाँ, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं क्लाइमेट के हवाले से। जिससे मेरी आवाज़ से आप सबको पता चल गया होगा कि क्लाइमेट के असरात मुझ समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर आ चुके हैं। क्योंकि एज का गले से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? होता ही है, आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म है, ऑर्गन्स हैं, काम करना छोड़ जाते हैं। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा ख्याल है आप इस वक्त हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पर आप देखें छोटे छोटे बच्चे लिटरली खांस रहे हैं। और ये ऐसा एक वायरल है जिसकी समझ नहीं आ रही किसी को कि ये ठीक कैसे होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वायरल है तो एंटीबायोटिक्स तो देते नहीं हैं डॉक्टर्स। और इसके अलावा घरेलू टोटके जो है, हाँ घरेलू टोटके जो है वो उनको अपना के लोग थोड़े बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या इस्तेमाल करती हैं वैसे? शोएब मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। मैं लिटरली मैं देखा फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने क्या बता दूं आपको, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं मजाक नहीं करी। मैं एंटी एलर्जिक लेके देख चुकी हूँ, मैं कावे पी के देख, और कावों में क्या क्या चीजें जो मैंने नहीं मिलाई होती है उर्दू में ना, उसे कहते हैं ढीठ। तो मेरा गला इस वक्त जो है वो कम्प्लीटली ढीठ हो चुका है। अच्छा जी, क्लाइमेट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, एक बार बारिश हो जाए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन डर फिर ये लगता है कि बारिश हो गई तो क्या सर्दी एक्सट्रीम पे तो नहीं चली जाएगी? अभी जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं ये एक तरह से रूटीन, एक मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। अब हम ये भी नहीं कहते अच्छा ये तो ऐसे और इतनी बारिश हो गई होती है, हम बहुत इसको लाइट वे में ले रहे होते हैं। बट यकीन जाने अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो आइंदा कुछ सालों में क्या हो जाएगा
खुदा न खास्ता उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम और हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो भुगतेंगी। तो आज ज़रा बात करें कि किस तरह से ये इकॉनमी पे इसका असर हो रहा है, हेल्थ पे इसका असर हो रहा है, फूड सेक्टर की अगर बात की जाए उस पर किस तरह से इसका असर हो रहा है और किस तरीके से इकदाम अभी किए जाने चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, एट द सेम टाइम UN रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अब्दुल माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम सलाम, फाइन, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब एक्सपेक्टेशंस आप लोगों की भी यही हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की भी, कि एक्सट्रीम वेदर हम अभी भी एक्सपेक्ट करेंगे सर्दी के हवाले से? ये क्लाइमेट का तो नॉर्मल फिनोमेना ही यही है, जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो आप एक्सट्रीम वेदर्स नॉर्मल उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अब आप पाकिस्तान के अंदर अभी देख लें, अब तो हम जब छोटे होते तो हमें गाना सुना करते थे कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, अब तो वो भीगा दिसंबर ही ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज कि आपके इरेटिक रेनफॉल होंगी, वेदर पैटर्न्स जो हैं अनप्रडिक्टेबल होंगे, और हमारी पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी है विच इज़ 25% ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, और हमारी 40% जो वर्क फोर्स है वो भी एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, तो हमारे लिए इट इज़ मोर डेंजरस बिकॉज हमारी इकॉनमी भी अफेक्ट हो रही है, हमारी लेबर भी अफेक्ट हो रही है। और अभी पोठोहार रीजन में हमारी जो एग्रीकल्चर डिक्लाइन है इट हैज़ रीच्ड अप टू 55% फॉर द लास्ट 10 ईयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं। सो हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, सेहत के मसाइल भी इसी तरह हैं। अब आप स्मॉग देख लें, इवन इस्लामाबाद के अंदर भी अभी AQI इट इज़ टचिंग 200, जो कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो लाहौर तो लाहौर है, अभी इस्लामाबाद में भी ये सिचुएशन है। सो आई थिंक वी नीड टू गियर अप रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। एंड डू यू थिंक बुनियादी वजह पॉपुलेशन है, गाड़ियाँ हैं जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, इसमें पॉपुलेशन डेफिनेटली उसका गाड़ियों से लिंक होता है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही ट्रांसपोर्ट होगी, बट ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट द मेन इशू। हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपोर्ट का जस्ट एक 1 पार्ट है एंड दैट इज़ अराउंड 40%। बाकी जो 40% इज़ ह्यूज। यस, इट इज़ ह्यूज, बट दैट वी नीड टू सी कि 60% बाकी जो हैं वो फैक्ट्रीज हैं, प्लस उसके अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर रेजिड्यू को हम बर्न कर देते हैं ना, जला देते हैं, अभी भी कर रहे हैं। काफ़ी हद तक कम हुआ है बट अभी तक किया जा रहा है, बिकॉज आप इन्फोर्समेंट जब तक हर शख्स के अंदर एक अवेयरनेस नहीं पैदा होगी आप इन्फोर्समेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। सो हमें जो काम करना है पाकिस्तान को, हमें ये करना है कि हम एक तो अपना ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसको हम EVs पे लेके जाएं, जो कि हम लेकर जा रहे हैं। यस, आप देख लें अभी आपको इवन पंजाब में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ है और इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर। देखिए स्कूटीज आ गई हैं, उस पर बड़ा गवर्नमेंट ने बड़ा फोकस किया। इस्लामाबाद में देखें इलेक्ट्रॉनिक बसेज आई हुई हैं, विच इज़ गुड। लेकिन हाँ, आपकी बात से अपने अंदर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि हम वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन दैट सेंस कि इवन आपके प्रोग्राम्स में भी क्लाइमेट की अब बात होना शुरू हो गई है, इवन यूनिवर्सिटीज़ ने डिग्री स्टार्ट कर दी है। सो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बट हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है। जब तक हर शख्स के अंदर अवेयरनेस नहीं होगी, गांव में कोई बंदा बैठा हुआ है उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपना गार्बेज को बर्न नहीं करना, मुझे इसको प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल करनी है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनेबल करती हैं। हैवी फाइन्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं पर देखें कोई कूड़ा जला रहा है, कोई क्रॉप्स जला रहा है, वहाँ पर हैवी फाइन्स होनी चाहिए, सो दैट एक दफ़ा देंगे तो अगली दफ़ा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, फाइन्स प्लस पेनल्टिव मेजर्स आर गुड, बट उसके साथ इंसेंटिवाइज भी हमें चीज़ों को करना चाहिए। लाइक किसान जो है वो बर्न अपनी फसल को इसीलिए करता है कि एक बहुत आसान हल है, विदाउट एनी फाइनेंशियल कॉस्ट। क्रॉप की तैयारी के लिए उसको बड़ा जल्दी मिल जाता है। बट जब आप इंसेंटिवाइज करते हैं उसको कि भाई ये जो आपकी फसलों के बाकियात हैं इनको अगर आप जमा करके किसी बायोगैस प्लांट पे देंगे तो आपको फाइनेंशियली भी आपको फायदा होगा। सो इंसेंटिवाइज भी करें हम, प्लस पेनल्टिव मेजर्स, दोनों चीजें साथ साथ चलानी होंगी हमें। अच्छा, इसमें चूंकि हम अक्सर बात करते हैं, आपने खुद भी इस पे कहा कि EV व्हीकल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब इसमें जो दूसरी गाड़ी जो नॉर्मल कंबस्शन है, जिसमें पेट्रोल पे जो चल रही हैं गाड़ियाँ, एक गाड़ी जो कि पेट्रोल पे चल रही है हमें नज़र नहीं आ रहा कि धुआं छोड़ रही है, और एक वो जिसका नज़र आ रहा है डीजल या पेट्रोल का जो धुआं छोड़े बिकॉज कोई ना कोई ख़राबी है उसमें।
जो नहीं धुआं छोड़ी उसका भी कार्बन फुटप्रिंट तो है, isn't it? डेफिनेटली उसका कार्बन फुटप्रिंट है, बिकॉज कार्बन फुटप्रिंट आता ही आपके फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से है। अगर विजिबल आई से नजर नहीं आ रहा, बट इट इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इन द एटमॉस्फेयर। मीथेन गैस है, आपको आम आंख से नजर नहीं आएगी, बट उसका कार्बन से भी ज्यादा इट इज मोर डेंजरस। अच्छा। आपकी ओजोन लेयर को भी वही डिप्लीट कर रही होती है। सो बेसिकली तो प्रॉब्लम आर फॉसिल फ्यूल्स, जो हम ये गैस और तेल जलाते हैं। क्लीन एनर्जी जो है, अब हम पाकिस्तान में सोलराइजेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऑल्दो कि वो शायद टैरिफ्स की वजह से हुआ है, बट देन अगेन इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस कि हम सोलराइजेशन की तरफ चले गए हैं। उससे हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारा जितना पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट था, इट इज़ नाउ डिक्रीजिंग। ओके, और क्या आपको लगता है कि 5 सालों में, 10 सालों में हम बहुत तेज़ी के साथ क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ पाएंगे? जिस तरह हमने देखा पिछले चंद सालों में सोलर की तरफ लोग गए, भले जिस भी बुनियाद पे गए कि चलो जी सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं, ले लेते हैं, या आपको लगता है कि अच्छा ठीक है इसकी वजह से बिल कम हो जाएगा आपका, अदरवाइज भी अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से भी क्या आपको लगता है कि हम टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमारा पोटेंशियल कितना है, और दूसरा ये है कि हमारी स्पीड क्या है। ठीक है, हमारा पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन अ सेंस कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद कंट्रीज़ के अंदर आता है जो जिनके पास 300+ डेज में आपके पास सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है। सो इन दैट सेंस वी आर ब्लेस्ड, वी हैव गॉट अ ग्रेट पोटेंशियल। हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज किस तरह कर रहे हैं, ये इसमें जो है ना, आई थिंक वी नीड टू डू अ बिट मोर। जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की हमें जो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं वो है 2035 तक हमारी 50 to 60% ट्रांसपोर्टेशन जो है वी विल बी शिफ्टेड टू ईवीज, विच इज़ वेरी गुड। और इंटरनेशनली हमें बड़ा सराहा जा रहा है इस पे। अब लेट्स वेट फॉर दैट टाइम, बट मेरा ख्याल है कि हम उस डायरेक्शन की तरफ चल पड़े हैं। जानेबे मंजिल चले हुए, इंशाल्लाह मंजिल भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सा सेक्टर है अभी जो सबसे ज्यादा खतरे में आपको दिखाई दे रहा है, अगर 1 साल के अंदर चीजों को बेहतरी की तरफ ना लेकर जाया गया? मुझे ये लगता है हमारी इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको ख़तरा ऐसे भी है बिकॉज अभी स्मॉग की वजह से काफ़ी सारी हमारी लाहौर की इंडस्ट्री बंद है। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडस्ट्री पे भी आती है कि उन्हें हाई क्वालिटी फिल्टर्स लगाने चाहिए जो फिल्टर करके स्मोक को हवा में छोड़ते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हैं वीसी के। हमारी इंडस्ट्री तो अभी इतनी बड़ी नहीं है, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूरोपियन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं हमसे, उनकी 100 टाइम्स इंडस्ट्री हमसे ज़्यादा है, बट उनका कार्बन क्राइसिस पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी हम ये बात करें कि जब पाकिस्तान की तरक्की की बात है, किसी भी माशरे की, सोसाइटी की तरक्की की बात हम कर रहे होते हैं, तो उसमें ख़वातीन पर फोकस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तालीम पर, सेहत पर, बराबर मौक़े मिलने पर, ताकि वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो वो आगे बढ़ सकें और इकॉनमी में अपना रोल प्ले कर सकें। इसमें सबसे बुनियादी बात तालीम होती है, क्योंकि ज़रा जब उनको अच्छी तालीम मिल रही होगी, उसमें अच्छे मौक़े मिल रहे होंगे, हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, स्किल्स के पर्सपेक्टिव से, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तो फिर ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर पाती हैं। तालीम की अगर बात की जाए तो आप वही बात, एक औरत अगर पढ़ती है तो पूरी जनरेशंस जो है वो आपकी तालीम याफ्ता होती हैं, क्योंकि पूरा एक जो ख़ानदान होता है उसका दारो मदार एक खातून के ऊपर होता है। भी आप कल्चर पर्सपेक्टिव से बात करें या कुछ भी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसी तरह से है। सो किस तरीके से हम बेहतर मौक़े जो हैं वो फराहम कर सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि ऑलरेडी PTV का हिस्सा बन चुकी हैं, अपना करियर का आगाज़ इन्होंने यहाँ से किया था बहुत छोटी उम्र में, और आज तक PTV के साथ किसी ना किसी तरीके से वो जुड़ी हैं। बिल्कुल, इसके बाद बहुत शॉर्ट चैनल्स पे उन्होंने काम किया। और तालीम, बिल्कुल जी, तालीम के शोबे की बात की जाए तो उसमें बहुत बेहतर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। इरम ज़िया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। PTV नॉस्टैल्जिया आपका क्या ख्याल है इस बारे में? फॉर श्योर होगा। मैं इसलिए सवाल आपसे पूछा कि आपने आप मैट्रिक में जब आपने स्टार्ट किया, प्रोबेबली आपने कराची से स्टार्ट किया था, सो वो जो ठीक है ये स्टेशन डिफरेंट है, बट स्टिल PTV की अपनी एक वाइब तो होती है। देखिए, इट्स अ होम फॉर मी, क्योंकि मेरी जब करियर की शुरुआत थी जिस जगह से हुई, मेरी वाबस्तगी उससे इतनी ज़्यादा थी, और मुस्तकिल एक ही चैनल पे रहना, और उस ज़माने में ज़ाहिर इतने चैनल्स थे भी नहीं। फिर
उसके बाद आप ये देखें कि आई ऑलवेज कंसिडर पीटीवी एज अ रूट, ठीक है ना। जितने भी चैनल्स हों, चाहे बड़े हों, छोटे हों, अच्छे हों, बुरे हों, जो भी बात है, वो शाखें यहीं की हैं। सही बात है। क्योंकि उन चैनल्स को बनाने वाले वही लोग हैं जो यहाँ से निकले हैं, सही बात, जिन्होंने यहाँ से सीखा। तो पीटीवी इज स्टिल लाइक एन इंस्टीट्यूशन जिसने लोगों को सिखाया, पढ़ाया, उनको आगे बढ़ने में बेइंतहा मदद दी। तो बेसिकली मेरी नज़र में तो सारी शाखें हैं पीटीवी की जो फैल गई हैं पूरे पाकिस्तान में। तो पीटीवी इज अ बेस, इट्स अ रूट। तो मेरे लिए पीटीवी हमेशा बहुत अहमियत का हामिल रहा। और अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि इट इज माय कंफर्ट जोन। एक जगह से आपने शुरू किया तो वो हमेशा जो आपकी वाबस्तगी होती है, कोई भी सेंटर हो, ठीक है मैंने कराची से किया, बट द नेम पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन, तो एक तो लफ्ज पाकिस्तान क्योंकि ज़ाहिर है वो आपका है, सही बात, आप उसके, और नेशनल टीवी, तो उससे बड़ी बात मैं समझती हूँ किसी के लिए होती नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, जो आपकी फीलिंग्स है ये बहुत सारे लोगों की जो भी हमारे सेट पे आते हैं और तमाम लोग जब बता रहे होते हैं कि किस तरीके से उनकी यादें वाबस्ता हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काम किया हो ना किया हो, हम सबकी यादें जो है वो पीटीवी के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा इरम, आज का हमारा टॉपिक इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, इस हवाले से आपको क्या लगता है हम बेहतरी की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? अभी ख़वातीन को वो मौक़े मिल रहे हैं हमारे मुल्क में भी जो कि बाकी हम ममालिक में देख रहे होते हैं? देखो, उम्मीद को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और उम्मीद है तो सब कुछ है। अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे ममालिक की तरह बहुत ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं, लेकिन हाँ तब्दीलियाँ आई हैं और माशाल्लाह हमारे मुल्क में भी औरतों ने अपने आप को बहुत मनवाया है बहुत जगहों के ऊपर। और इस वक्त भी माशाल्लाह मेजॉरिटी में बैठे हुए यहाँ पे नहीं, वो कैमरे के पीछे लोग और भी हैं। इस सेट के ऊपर मेजॉरिटी मर्दों की है, हम तो उसकी बात करें, लेकिन खैर वो एक मजाक की बात है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि औरत का जो किरदार है, जैसे तुम लोगों ने शुरू में भी कहा, वो बहुत ज़रूरी है माशरे में। और जब हम औरत की तालीम की जर्नली भी अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी भी लफ्ज़ तालीम अकेला नहीं लेती। तालीम और तरबियत, तालीम के साथ तरबियत लाजिम है। अगर तालीम से तरबियत हटा दी गई ना तो फिर तुम समझो कि वो एक, अभी आप लोग सैलाब की बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी, फिर वो एक ऐसा दरिया बन जाता है जिसकी कोई सिमत नहीं होती। सही बात। फिर वो डिस्ट्रक्शन की भी तरफ चले जाते हैं। मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात की है कि तुम्हारी ज़रूरत से जो कुछ ज़्यादा है ना वो तुम्हारे लिए जहर है। चाहे वो इल्म हो, वो मोहब्बत हो, वो नफ़रत हो, जो भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है वो जहर है। तो अगर डायरेक्शन नहीं है, तरबियत आपको वो डायरेक्शन देती है। बिकॉज इफ़ यू विल गो बैक इन टाइम, कभी हम ये सुनते हैं कि लोग कहते थे कि जी अगर अल्लामा इक़बाल की वालदा का नाम लिया जाए या मौलाना मोहम्मद अली जौहर या शौकत अली जौहर की वालदा बी अम्मा या और भी हमें बहुत ख़वातीन मिलती हैं, इफ़ विल टॉक अबाउट आवर ग्रैंड लाइक मदर्स, तो लोग कहते हैं कि जी वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है, उनकी तरबियत इतनी स्ट्रॉन्ग थी, कुरान की तालीम, उसके तर्जुमे, उसकी तफसीर उनको पढ़ाई जाती थी, इल्म उनके पास मौजूद था और साथ में तरबियत थी। और हमारे मज़हब ने तो हमेशा सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ के ऊपर दिया? इल्म पे। ये थोड़ी कहा कि मर्दों को इल्म दो। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। बेशक। तो इसका मतलब है कि ना आपको आपका मज़हब रोकता है, तो जिस चीज़ से आपको मज़हब नहीं रोकता, माशरे को तो रोकने का कोई हक़ ही नहीं होता। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी, उसके महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी, तो वहाँ पे आपको अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों की तालीम पे बेइंतहा तवज्जो देनी है। तरबियत आपने बेटा बेटी दोनों की बेइंतहा करनी है उस तालीम के साथ, ताकि आप उसको चैनलाइज कर सको, आप उसको लेके आगे बढ़ सको, वो माशरे में एक पॉजिटिव सुतून की हैसियत इख्तियार कर सके। क्योंकि तुम देखो अल्लाह ताला ने औरत को क्या किरदार नहीं दिया। अगर मैं औरत को बीवी की हैसियत में देखती हूँ, उसकी अथॉरिटी देखती हूँ, उसकी एम्पावरमेंट देखती हूँ, तो मेरे जहन में सबसे पहला नाम आता है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, कि सरकार अलैहिस्सलाम को अपनी सारी दौलत दे के उनके दीन में उनकी मदद की, उनको एम्पावर किया। आप पे वही आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को दिलासा एक औरत के ज़रिए दिलवा रहे। उस वक्त लक़ब ताहिरा है, बिजनेस पर्सन है, एम्पावरमेंट देखो उस वक्त भी मौजूद है।
अगर औरत को पढ़ाने के दर्जे पे फाइज कर दो तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी फ़क़िया कौन गुजरी? बेशक। जब वो सरकार अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद असहाब को पढ़ा रही, बहन के रूप में देख रहे हो तो बीबी ज़ैनब कि यजीद के दरबार में खड़ी होती हैं तो फिर यजीद नजर नहीं उठा सकता। बेशक। बेटी के रूप में आओ तो हजरत फातिमा खातून जन्नत कि जब तशरीफ लाती हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और तालीम देते हैं कि अपनी बेटियों से कैसा सलूक करो, मोहब्बत से आपका माथा चूमते हैं। और जब माँ के दर्जे पे फायज होती तो फिर तुम देखो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बन जाती है कि दर्स ये दे रही है कि बेटे कभी झूठ नहीं बोलना कि आपने 19 पारे हिफ्स किए थे, क्योंकि आपकी वालदा जब घर के काम करती थी तो वो कुरान की तिलावत करती रहती थी और वो बच्चे बचपन से सुनते रहते थे। तो 19 पारे तो अपने घर में सिर्फ माँ से सुनकर हिफ्स किए थे। तो कभी झूठ ना बोलना। तो डाकू जो है पूरे काफिले को लूट के 14 साल के बच्चे को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं और चलते चलते उसने पूछ लिया कि तुम्हारे पास कुछ है? तो कहा हाँ 40 दीनार है। तो डाकू बड़ा हैरान हुआ, ले गया सरदार के पास, कहा ये बच्चे के पास 40 दीनार है। कहा किधर है? उसने निकाल के उन्होंने दे दिए। कहा हमने तो तुम्हें नहीं लूटा था, हम तो बच्चा समझ के छोड़ लेते। कहा मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ नहीं बोलना। तो औरत जब तरबियत देती है ना तो वो माशरे बनाती है, बिल्कुल वो जिंदगियां बनाती है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी औरत का मुकाम हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत बेहतर है और लोगों ने इस चीज़ को मानना और तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि एक घर बनाने में, माशरा बनाने में औरत का किरदार कितना अहम है। बेशक ऐसे ही है। क्या वजह है कि हमने अपने कल्चर को, माशरे को, सोसाइटी को मजहब से अलाइन नहीं किया? समहाउ वी हैव फेल्ड। हमने बहुत सी चीज़ों को मजहब का नाम दे के करना शुरू कर दिया या ना करना शुरू कर दिया, हालांकि वो कल्चरली हो सकते हैं, वो मजहब में तो बिल्कुल नहीं है। वाई? देखो अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको बात करें मर्दों से हटाकर, तो मैं समझती हूँ कि जितनी एम्पावरमेंट, जितनी आज़ादी आपको इस्लाम ने दी है किसी दुनिया के मजहब ने नहीं दी। औरत को सबसे ज़्यादा जायदाद में हिस्सा आपके दीन ने दिया, पढ़ाई का हुक्म आपके दीन ने दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटे को नेमत करार दिया, सरकार अलैहिस्सलाम ने बेटी को रहमत कहा। तो और मज़े की बात यह कि दुनिया में हर नेमत का हिसाब है, किसी भी रहमत का हिसाब नहीं है। अल्लाह आपसे नेमत के तो हिसाब लेगा, अल्लाह आपसे रहमतों के हिसाब नहीं लेगा। इसीलिए दुआओं में भी कहते हैं कि नेमत के साथ रहमत ज़रूर मांगो, कि नेमतों को जब रहमतों के रंग लग जाते हैं ना तो फिर अल्लाह उनको हिसाब से खारिज कर देता है। तो बेटी को रहमत बना दिया गया। तो हमारे दीन में तो, और फिर अगर मैं उसी ज़माने की बात करूं तो कितनी साहिब हाथ थी जो अपने शौहरों को पढ़ाती थी, घर के काम करती थी, किफ़ालत करती थी। और वो सरकार अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाती थी और कहती थी कि हम जो कुछ कमाते हैं, क्योंकि उनके शौहर या तो जंग करते थे या इल्म हासिल करते थे, क्योंकि दीन का काम उस वक्त था। तो उनका सरकार अलैहिस्सलाम को कि हम जितना कमाते हैं अपने घर पे खर्च कर देते हैं अपने बच्चों और शौहरों पे। ये मैं उन ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हमारे पास कुछ सदक़े के लिए नहीं बचता। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो कुछ अपने घर पे खर्च करती हो तो यू आर गेटिंग 2 सवाब, एक उनकी किफ़ालत का और दूसरे तुम्हें साथ में सदक़े का भी सवाब मिलता है। तो सोचो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को एक दर्जा आगे रखा है। अब कल्चरली अगर किसी इलाके में लोग ये समझ रहे हैं तो जैसे तुमने कहा कि मज़हब से दूरी है, दीन को तो पढ़ लो कि जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और सरकार अलैहिस्सलाम की तालीम ने औरत को ऊंचा मुकाम दे दिया। औरत को क्या कहा गया है? रुतबतुल बैत। इस्लाम में हाउसवाइफ का तसव्वुर नहीं है, रुतबतुल बैत यानी कि घर की मलिका। अब सारी अथॉरिटी हमेशा क्वीन के पास होती है, एंड देयर लॉट ऑफ टाइम इवन हिस्ट्री जब हम देखते हैं कि क्वीन किस तरीके से किंग को सेव करती है, क्वीन किस तरीके से किंग को सपोर्ट करती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम ये बात कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत है, तो वाइस वर्सा हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द है, चाहे वो उसका बाप हो, उसका भाई हो, उसका शौहर हो, उसका बेटा हो। इफ आई एम सिटिंग हियर तो आई एम सिटिंग
with the permission and the support of my husband. All credit goes to him after my marriage. तो देखो ये मिल के चलाने वाली चीज़ है। माशरा भी जो है वो मिल के बनता है। हम कहते हैं ना गाड़ी के दो पहिए, तो अलाइनमेंट तो बहुत ज़रूरी है ना दोनों पहियों में, वरना तो एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। मोटरवे पे जब भी गाड़ी लेके जानी होती है तो सबसे पहले आप अपनी कार चेक कराते हैं कि सारे व्हील्स आपस में अलाइन हैं या नहीं। सही बात है। तो घर को भी चलाने के लिए आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, और माशरे बनाने के लिए औरत का किरदार बहुत अहम है। उसकी सोच, उसकी शख्सियत, उसकी गुफ्तगू, उसके अंदाज, उसकी हिम्मत। एक पावरफुल औरत क्या नहीं कर सकती, बेशक। मतलब what I believe। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपने घर में सपोर्ट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर ख़वातीन को ये होता है कि नहीं प्रिंसेस ट्रीटमेंट, और हम जो है क्योंकि मेरा शौहर अर्न करता है तो मैं नहीं अर्न करना चाहती। वो ऑब्वियसली अपनी रीजंस हैं, दैट इज़ मैं उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके घर की सिचुएशन एक अकेली खातून है और आपके साथ और कोई सपोर्ट के लिए नहीं है, तो आपके बच्चों की परवरिश आपके ऊपर एक आपकी प्रायोरिटी बन जाती है, सबसे पहली हो जाती है। एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। बट इस पर्सपेक्टिव से कि जो अक्सर मैं स्टेटस देख रही होती हूँ सिर्फ इसलिए कि डीमीन करना दूसरी ख़वातीन को जो कि काम कर रही होती हैं, इसलिए कि देखो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ और मेरा शौहर ही बस मुझे पैसे दे देता है, मैं उस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ये कितना डैमेजिंग होता है हमारी सोसाइटी के लिए। ख़वातीन का माशी तौर पर खुद मुख्तार होना ये कितना इम्पोर्टेंट है, और अपने रवैयों को चेंज करना कितना ज़रूरी है इस हवाले से। देखो ये तो आपकी अपनी एक पर्सनल सोच है, ठीक है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं दे हैव नो राइट कि वो किसी भी तरीके से शेम फील कराएं उन ख़वातीन को जो घर में बैठी हुई हैं, और जो घर में बैठी हुई हैं दे हैव नो एनी राइट कि वो किसी भी तरीके से शेम फील कराएं उस माँ को या उस बेटी को या उस बहन को जो घर से निकल रही है। वो दो जॉब्स कर रही है, वो घर को भी देख रही है, वो माशरे में भी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो हमारे लिए दोनों तरह की जो ख़वातीन है वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, और ये उनकी ज़ाहिर एक अपनी चॉइस है जिसको वो लेके चल रही है। देखो इंसान को ना मदर टेरेसा ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि इफ़ यू हैव अ ब्यूटी इन योर आइज यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ योर आइज आर पॉजिटिव यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ योर टंग इज पॉजिटिव द वर्ल्ड विल सी योर ब्यूटी। तो ये जो आपकी ज़बान है ना, औरत के किरदार में भी उसकी ज़बान एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और फिर औरत का जो दिल है ना वो एक घर है, और वो एक ऐसा घर है, समझो बल्कि घर नहीं मुझे कहना चाहिए, वो एक बैंक है जिसमें वो बहुत कुछ स्टोर कर रही होती है, अपने शौहर का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का, उनका गुस्सा भी, उनकी ख्वाहिशात भी, उनके एंगर्स भी, और हर चीज़ को साफ सुथरा करके अच्छा करके वो विदाउट एनी इंट्रेंस उसको वापस भी कर रही होती है। तो जहाँ तुम्हारी जो बात है तो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप अपने घर को और अपनी जॉब को मैनेज कर सकती हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि आप इस माशरे का एक बहुत अहम फ़र्द हैं। आपको इस माशरे को तश्कील देना है, आपको अपनी औलाद को ये ज़रूर सिखाना है। हाँ, एक काम और कि जब आप घर से निकलती हैं तो देखो, मैं क्योंकि जब पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में तो मेरा जो फर्स्ट डे होता है मैं हमेशा बच्चों को, लड़के लड़के जो भी हैं, उनको मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, हियर यू ऑल गाइज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ योर फैमिलीज। मुझे आप बताएंगे कि आपका घर क्या है, क्या बात है, मुझे आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए, मैं नहीं जानती किसी को भी। इसी तरीके से औरत या मर्द जब अपने घर से निकलता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है अपनी फैमिली का। तो उस रिस्पेक्ट को ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए दोनों जेंडर्स को। और जो घर में बैठी हुई उनके हस्बैंड्स इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनका अगर ये कंफर्ट जोन है तो वो बिल्कुल बैठे, बट दे डोंट हैव एनी राइट। क्योंकि देखो औरत का मजबूत होना क्यों ज़रूरी है, कहते हैं ना कि अ स्ट्रॉन्ग वुमेन कैन ड्राउन द फिश इन द ओशन। अब मछली को पानी में तो कोई नहीं डुबो सकता, लेकिन एक मजबूत औरत ये काम कर सकती है। एक बड़े सोचने की बात है। तो हमें औरतों को सपोर्ट करना चाहिए हर मामले में, और मगर यार हर चीज़ जो है ना वो एक लिमिट में है। नहीं वो तो मैं आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ये था कि अक्सर होता है कि वो ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं
एंड दे नो हाउ टू मैनेज। एक माँ को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वो अपने बच्चे की परवरिश, उसके साथ कनेक्शन एक माँ से बेहतर तो कोई आप नहीं बना सकता, आप किसी का भी 100 साल एक्सपीरियंस भी ला के रख देना, वो एक माँ जो अपने बच्चे के लिए फील करती है, उसकी तरबियत करती है, उसके लिए जो कुछ कर रही होती है, वो एक बिल्कुल एक सेपरेट चीज होती है। एक होता है खवातीन को मॉम गिल्ट में डाला जा रहा होता है। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि जो बात नहीं कर रही होती, जो काम नहीं कर रही होती, वी टोटली रिस्पेक्ट दैट। और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, जब भी कोई ऐसा दिन मनाया जा रहा होता है खवातीन का आलमी दिन, मैं सबसे पहले उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जो घर में पूरे घर को मैनेज करती हैं। मैं अपने हर शो में ये करती हूँ। द पॉइंट इज, आप उन खवातीन को मॉम गिल्ट में डालना कि वो अच्छी माँ नहीं है, या वो घर को वक्त नहीं दे रही है, या वो गर्म खाना नहीं बना के दे रही हैं, इस सोच के साथ हमारी खवातीन आगे नहीं बढ़ पा रही होती हैं। वो एक बैरियर, वो एक हर्डल क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से कंट्रीब्यूट करती है। अब यहाँ पे काम हस्बैंड का है कि वो अगर समझता है उसकी बीवी घर के बाहर जा रही है, तो मैंने कहा ना, घर माशरा सब मिलके बनता है। और ये तुम्हारी बात 100% सही है। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो बेचारियाँ इस बात को बिल्कुल दिन रात फेस करती हैं। जब वो पूरे दिन कमा के जाती हैं तो उनको एक सॉरी टू से, लेकिन ये खिताब मिलता है कि ये तो घूम के आई है। वो घूम के नहीं आई होती, काम करके, वो भी 8 घंटे 10 घंटे काम करके घर में आई होती हैं। और अगर पब्लिक बस से अपनी कन्विंस नहीं है, एक मर्द आ रहा है बहुत माजरत के साथ, और पब्लिक बस से एक औरत आ रही है, तो मर्द घर आएगा, उसको एक कप गर्म चाय चाहिए, लेकिन औरत घर आएगी और फिर वो किचन की तरफ भागेगी अगर वो मेड अफोर्ड नहीं कर सकती। सही बात। तुम अगर गाँव में देखो तो एक औरत सुबह 4 बजे उठती है, वो सारे वो चीजें जमा करके, जो आपले वगैरह होते हैं, जो कुछ सारे घर का नाश्ता बनाती है, खाना तैयार कराती है, शौहर को उठाती है, खेत भेजेगी, बच्चों को उठाएगी, स्कूल भेजेगी, फिर दिन का खाना तैयार करेगी, घर की सफाई करेगी, और खाना लेके शौहर के साथ खेतों में जाएगी, वहां उसे खाना खिला के शाम तक उसके साथ काम करेगी। दोनों घर वापस आएंगे। मियाँ उस वक्त चारपाई पे लेट के आराम करेगा क्योंकि वो खेत से थक कर आए हैं, लेकिन औरत उस वक्त रात के खाने में जुट जाएगी। औरत हमारे यहाँ दोहरा काम करती है, उसको अप्रिशिएट खुदारा ज़रूर करें। और ये वाली जो तुमने बात की, तो बहुत सारी जगहों पे जो लोग औरतों को गिल्ट फील कराते हैं, ये जो मदर वाली बात तुमने की 100% सही है। या तो बच्चों को कहेंगे कि तुम्हारी तो माँ के पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है, तुम्हारी तो माँ घर पे ही नहीं होती। तो इफ़ शी इज़ ऑल्सो लाइक अ ब्रेड अर्नर फॉर हर फैमिली एंड सपोर्टिंग हर हस्बैंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द किड्स, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, असल में यार देखो प्रॉब्लम क्या है, एक बादशाह ने एक तस्वीर बनाई, इसको बस यूँ समझ लो, और उसने अपने महल के बाहर लगा दी। उसने कहा इसमें जितनी बुराइयां हैं ना, उनको आके मार्क कर दो, जस्ट मेक अ क्रॉस। दूसरे दिन इस पूरी तस्वीर पे क्रॉस था और तस्वीर नहीं दिख रही थी। बादशाह ने एक और तस्वीर लगाई, उसने कहा कल आके जो इस पे क्रॉस लगाएगा ना, वो उस गलती को सही भी करेगा। कोई क्रॉस ना, एक भी क्रॉस नहीं था। तो किसी को भी गिल्ट फील कराना दुनिया का आसान तरीन काम है, लेकिन उसकी जगह पे आके मैनेज करना ये सबसे मुश्किल काम है, और इस रोल में कोई आना नहीं चाहता। इरम, थैंक यू वेरी मच। वक्त बड़ा मुख्तसर था, आपकी फ्लो गुफ्तगू जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और जो बात अभी आपने की ना आखिर में, मैं सिर्फ इसको दोबारा से जरूर दोहराऊंगा कि नो मैटर जिस भी रिलेशन में आप हैं अपने घर के अंदर, लेकिन किसी भी बच्चे के सामने ये कहना कि तुम्हारी माँ देखो ना, वो तुम्हें टाइम नहीं दे रही है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी, प्लीज डोंट डू दैट, नेवर डू दैट। एंड वाइस वर्सा, आप बाप के लिए भी, अक्सर किसी के लिए भी आप ये बातें वैसे बच्चों के माइंड्स को, उनको टॉक्सिक करती हैं। एट द सेम टाइम हमारी खवातीन इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रही होती हैं क्योंकि घर से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। वो अपना 100% नहीं दे पा रही होती, चाहे उनमें जितना मर्जी पोटेंशियल हो। उसकी वजह से ये होती है कि उनको गिल्ट फील कराया जा रहा होता है। अगर उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर भी दी जाएं तो ये एक सोच है हमारे माशरे की जो कि चेंज होना बहुत जरूरी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच इरम। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। From Nestle. भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के
तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. From Nestle. या इलाहुल आलमीन, तेरी राह के मुजाहिद खैरुद्दीन के लिए आसानियां पैदा फरमा। ये मोहब्बत अजियत साबित होगी जानती। आज के इस दौर में कौन दोस्त है और कौन दुश्मन पहचानना मुश्किल है। मल्लाहों से कहो कि जहाज पर से वेनेटिक का झंडा उतार दें और हमारा परचम बुलंद कर दें। सुल्तान से मिलने जाएंगे हम लोग। अगर मेरा खेल सबके सामने आश्कार हो जाता है तो मुझे कोई ऐसा चाहिए होगा कि जिसे धमकाकर खामोश करवा सकूं मैं। जो भी हो बुज़दिल ना बनो, मर्दों की तरह सामना करो मेरा। अब तुम बच नहीं सकोगे बार भरोसा। एंग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा जीतने का मौका। आज के दौर में पूरा खानदान साथ बैठकर बांटे प्यार तो किसे अच्छा नहीं लगता। हमें एक्चुअली खानदान तो भाता है, लेकिन गंदे बर्तनों का ये ढेर सताता है। बर्तनों का ढेर तो सताएगा जब घर में कोई भी नीला पीला लिक्विड आएगा। ले आए 3 गुना ज्यादा ताकत वाला मैक्स लिक्विड, जिसका एक ड्रॉप जमी चिकनाई आसानी से हटाए, 3 गुना ज्यादा बर्तन चमकाए और आपका दिल फरमाए। बर्तन धोना इतना आसान, तो कल फिर जमा कर लेते हैं खानदान। मैक्स लिक्विड दे आम लिक्विड से 3 गुना ज्यादा सफाई। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ। फ्रॉम नेस्ले। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। गाला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, इसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, इंसानी हुकूक का आलमी दिन जो कि आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसकी भी बात करें तो ये भी आज के दिन ही ये जो कैंपेन है ये ख़त्म होती है। और थ्रू आउट हमने भी अपने प्रोग्राम में पूरी कोशिश की कि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर बात करें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करें, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो कि रह जाती हैं। ये कुछ दिन मनाने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाए, पॉलिसीज़ को बेहतर किया जाए, हम सब इस चीज़ को देख सकें कि कहाँ पर हम खुद लैक कर रहे हैं, हम खुद किस तरीके से माशरे में एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, सो दैट हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर सकें। और इसमें ह्यूमन राइट्स के जब हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल प्लीज़ कंटिन्यू। और ज़रा इस पर ह्यूमन राइट्स की बात होती है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम खवातीन के पर्सपेक्टिव से जरूर देखेंगे। जैसे आपने खुद जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात की, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में या खित्ते की बात करें, दुनिया की बात करें, किस तरह से खवातीन को हमने तशद्दुद से भी ज़रा बचाना है, एट द सेम टाइम अवेयरनेस पे हम काम कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और इसके साथ जो लीगल उसका एक एस्पेक्ट है उस पर बात हो रही होती है। आज दो ऐसी ही ज़बरदस्त खवातीन ने हमें ज्वाइन किया है, दे वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी बात में बहुत वजन है माशाल्लाह, अपने डोमेन में बहुत ज़बरदस्त वो काम कर रहे हो, चाहे लीगल पर्सपेक्टिव से हो या अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से हो। वी हैव विद अस शाहीना कौसर साहिबा एंड सिद्रा सिद्दोज़ई, दोनों को वेलकम करते हैं। शाहीना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ग्रेट टू हैव यू जी। सिद्रा आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाहीना, आपसे स्टार्ट करते हैं। जब हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की बात करें, आज हम जिस तरह ह्यूमन राइट्स डे की बात करें, अगर हम सिर्फ खवातीन के पर्सपेक्टिव से देखें, ये जो अवेयरनेस है ज़रा ये सबसे ज़्यादा बुनियादी इसका रोल होता है। चेंज, क्योंकि हम जब भी सेगमेंट करते हैं हम कहते हैं कि इतना अर्से हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, कैंपेन्स हो रही होती हैं, व्हाट चेंज आर वी सीइंग? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमने तो ये चेंज अपनी आंखों के सामने होता देखा है पिछले 15-20 सालों में। जब हमने काम करना शुरू किया था तो हम वो लोग थे कि जिनको खुद भी, हमें भी इजाज़त नहीं थी कि आप औरतों के हकूक़ के ऊपर बात करें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम टेलीविज़न पे बैठे हैं, हमारे साथ इतनी इंटेलिजेंट खातून बैठी हैं, हमारी होस्ट खातून हैं, हमारी औरतें काम करते हुए नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। लेकिन इससे पहले हम वापस जाके थोड़ा सा हिस्ट्री पर ज़रूर बात करें कि हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाते क्यों हैं। ये बेसिकली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, जो कि 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जनरल असेंबली में प्रेजेंट किया था। और बेसिकली ये इसलिए हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर जो इंसानों के ऊपर मुजालिम किए गए थे उनकी रोकथाम की जा सके, और दुनिया भर में इसके बाद इस तरह के जो मुजालिम हैं वो बिल्कुल नहीं हों। और उसको जितनी भी मेंबर स्टेट थी 193 इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन्होंने उसको रेटिफाई किया था। और उसके अंदर एक 30 की लिस्ट है ह्यूमन राइट्स की, जिसके अंदर तालीम है, जिसमें सेहत है, जिसमें रोज़गार है, जिसमें चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, जिसमें फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए है। सो ये सारे राइट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं जो कि मेंबर स्टेट उसको फॉलो करेंगी। सो दिस इज हिस्ट्री, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस कि वो ये जाने कि हम ये क्यों हैं। और जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म, वो बेसिकली कमेमोरेशन है कि पर्टिकुलरली औरतों के खिलाफ जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो नहीं हो। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है उसमें मर्द भी आते हैं, औरतें भी आते हैं, सारी और तरह के लोग जो कि अपने आप को जिस तरह भी डिफाइन करते हैं वो सब उसमें आते हैं, उसमें बच्चे भी आते हैं। सो वो इंटरनेशनली भी है और फिर नेशनल लेवल के ऊपर हम उसकी कमेमोरेशन करते हैं। ओके, अच्छा सिद्रा, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो क्या हम इस दिन को उसी तरीके से मना रहे हैं जिस तरह से हमें मनाना चाहिए? बहुत सारी सर्कमस्टांसेस को, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, स्पेशली ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, क्या इन हर साल इस दिन को मनाने का एक ख़ास रिजल्ट हमारे सामने आता है थ्रू आउट, हम देखते हैं? अच्छा, मैं मैम शाहीना की बात को थोड़ा आगे लेके चलूँगी। मैम ने जिक्र किया UDHR का, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। अच्छा, अब हमने उसको रेटिफाई भी कर लिया, हम उसके सिग्नेटरी भी बन गए, लेकिन जब बात आती है कि क्या हमने अपने नेशनल लॉज को उसके अकॉर्डिंग ऑल्टर किया या नहीं, और फिर लॉज को ऑल्टर करने के बाद क्या हमने लॉज की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया या नहीं। आप यकीन करें कि इस दिन को तो हम मना लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे पास बात होती है कि साइबर हरासमेंट हो रही है या किसी औरत की वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही है, एक FIR, एक कंप्लेन लॉन्च करने के लिए भी उस औरत को थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि आपके पास जो है वो मैकेनिज्म जो आपके लॉज के अंदर इतना हार्ड एंड फास्ट बना दिया गया है कि फिजिकल एविडेंसेस मौजूद होने चाहिए, गवाहान होने चाहिए। तो इस सिचुएशन में उसको अपने केस को प्लीट करने के लिए या अपने केस को ये बताने के लिए कि भाई आई एम गोइंग थ्रू सच एंड सच थिंग,
अगर आपके पास एविडेंसेस मौजूद नहीं है, या अगर अगेन मैं इसको एक फैमिली एस्पेक्ट में लेके जाऊंगी कि अगर वर्बल किसी ने तलाक दे दी है और उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया, अब वो औरत क्या करे? शी इज हैंगिंग नोवेयर। वो लोगों को जाके बता रही है कि मुझे डिवोर्स हो गई है, नाउ आई कैन नॉट लिव विद दिस पर्सन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिटेशन ऑफ अल्लाह, और वो बंदा आगे से मुकर जाता है। तो इस सिचुएशन में हम दिन तो मना लेते हैं, लेकिन क्या हमने इन दिनों के मुनासबत से जो हमारे पास कानून साजी हुई है, क्या उस कानून साजी को हमने ग्राउंड लेवल पे जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया है या नहीं? ये रोजाना के वाकयात होते हैं कि डेली बेसिस पे खवातीन जो है वो किसी ना किसी तौर पे इस तरह के मैं इसको तशद्दुद कहूंगी, मैं इसको जुल्म कहूंगी, मैं इसको जबर कहूंगी, कि जहां पे आपने एक औरत को हैंगिंग छोड़ दिया है ना, आप डिवोर्स को रजिस्टर करवा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये आपने कहा डेली बेसिस पे ऐसे केसेस देख रही हैं आप? बिल्कुल ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं कि जिसको मैं पर्सनली इस टाइम पे भी डील कर रही हूँ, कि जहाँ पे मैं लिटिगेशन में नहीं जा सकती उस आदमी के खिलाफ क्योंकि मेरे पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। ऐसे में हमारा कानून क्या कहता है अगर ऐसे सिचुएशन हो? बिकॉज़ आपने कहा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अगर एक खातून ये कहती है कि मुझे उसने वर्बली डाइवोर्स दे दी, आई डोंट हैव एनी एविडेंस, तो फिर हमारे कोर्ट में क्या होता है, हमारे लॉज में क्या है? ये एक बहुत मजे की चीज है, बहुत मजे का सवाल है। वो किस तरह है कि मर्द ने तलाक तो दे दी, यानी अब उसको मेहर छोड़ना पड़ेगा, मेहर देना पड़ेगा औरत को, लेकिन जब उसने वर्बली तलाक दे दी है और उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो औरत उसके साथ अब रह भी नहीं सकती। अब तलाक की सूरत में मेहर वापस होगा, यानी औरत को सेफ गार्ड कर दिया, लेकिन जहाँ पे इस सिचुएशन में अब औरत खुला की तरफ जाएगी तो वो अपना मेहर छोड़ देगी, तो औरत के साथ वन वे और द अदर जो है आपने उसको फाइनेंशियली भी उसके ऊपर जुल्म किया है और आपने उसको मॉरली भी उसके ऊपर जुल्म किया है। एक मेहर की वजह से वो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे। यस। ओह माय गुडनेस। ये सोसाइटी ये तो और ये ग्राउंड रियलिटी ही नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है पदरशाही का कि आपने औरतों को नीचे कैसे दिखाना है। आपने औरत को डिवोर्स दे दी है, वो आपके साथ नहीं रह सकती इस्लामी तौर के ऊपर, लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं और वो ये साबित करती फिर है अदालत में और रिश्तेदारों में और अपनी सोसाइटी में कि इस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दी है, लेकिन उसके गवाहान नहीं है, उसके आपके पास जो है वो किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इस सिचुएशन में और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वो उठा के फतवे ले आते हैं कि नहीं अभी भी ये हो सकता है, या औरत को जो है वो ये कहा जाता है तुम नाकिसुल अकल हो, इस चीज का कोई सबूत नहीं है। इस सिचुएशन में औरत को आपने नाकिसुल अकल भी कह दिया, आपने औरत को जो है वो फाइनेंशियली भी ड्रॉप डाउन कर दिया। आपने अगर उसका मेहर एक अच्छा अमाउंट लिखा हुआ था जो उसका हक बनता था, आई मीन इसके ऊपर तो जो अल्लाह और उसके रसूल ने औरत को हक दिया आप नहीं छीन सकते। और इस सिचुएशन में हर तरीके से औरत जो है वो एक मार खा रही है और पिसती जा रही है। तो ये देखें, ये हमारे रवैये हैं, छोटी छोटी चीजों में अगर हम देखें तो हमने किस तरीके से सप्रेस किया हुआ है हमारी ख़वातीन को। अल्लाह ताला ने ना जब इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है ना, तो वो एक इंसान है, आप हैं, मैं हूँ, शुएब है, शाहीना है, यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो हैं, लेकिन हमारे माशरे का एक या हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक जो मेंटालिटी है वो ये है कि दुनिया के अंदर सिर्फ मर्द अशरफुल मखलूकात है, औरत को जो है वो कहा जाता है कि एक दर्जा कम कर दिया गया। लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ों को उठा के देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि औरत को मे बी कुछ चीज़ों में एक दर्जा फजीलत मर्द को ज़्यादा है, औरत को कम है, लेकिन जहाँ पे औरत की बात आती है तो वहाँ पे तो कुरान, अहादीस और रिवायात बहुत क्लियर है कि आप उसको प्रोवाइड भी करेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आप उससे अगर घर के काम करवा रहे हैं तो आप उसके लिए भी उसको देंगे। इवन अगर एक मदर है जो अपने बच्चे को फीड करवा रही है तो उसका भी मुआवजा। एग्जैक्टली। तो ये बात ही नहीं होती ना, ये तो बात ही नहीं होती। तो हम तो राइट्स की, शाहिना साहबा जब बात कर रहे होते तो हम तो बेसिक राइट्स नहीं देते, बाकी फजीलत और ये सारी चीजें तो इन पे तो हम बात करना भी नहीं चाहते। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना पाकिस्तान का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की, उसमें मर्द औरतें दोनों आते हैं और यकीनन उसमें औरतों को ज़्यादा उनके ऊपर वायलेंस होता है, लेकिन मर्दों के भी कोई हालात नहीं है। आप देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो क्या है, बेसिकली वो स्टेट और हमारे शहरियों के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि स्टेट अपने जो शहरी हैं उनके लिए क्या करेंगी और वो शहरी अपनी रियासत के लिए क्या करेंगे, सब म्यूचुअल काइंड ऑफ एग्रीमेंट। अच्छा, वो अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियरली बता रहा है कि आप अपने शहरियों को सेहत देंगे, तालीम देंगे, उनको बात करने की आज़ादी होगी, उनको नौकरियां मिलेंगी, बच्चे स्कूल में जाएंगे और चाइल्ड लेबर नहीं होगी, ये सब वहाँ पर दर्ज है।
अच्छा, जो हमारी सारी लेजिस्लेशन होती है वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही देखकर होती है और फिर हमारे रूल्स बनते हैं, फिर हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, हमारी अदालतें उसको देखती हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स उसको बनाते हैं। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की अवेयरनेस लोगों को बताई जाए कि जो शहरी हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, चाहे वो मर्द हैं, चाहे वो औरतें हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो ट्रांस हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये राइट देता है कि वो ये सारे राइट रियासत से मांगे। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ऐड करती चलूँ कि पिछले 15-20 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। जब हम तलाक की बात कर रहे थे तो ये पंचायतों में ही बात ख़त्म हो जाती थी, अब हमारी औरतें अदालतों में जाती हैं। जिस तरह के मज़ालिम पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तबकात के ऊपर होते हैं, लोग इसके ऊपर बात करते हैं, हमारा मीडिया उसके ऊपर बात करता है। अगर हम PTV की बात कर लें तो 20 साल पहले हम इस तरह की डिस्कशन PTV बैठ के नहीं कर रहे होते थे, हम औरतें इस तरह PTV के ऊपर नहीं बैठी होती थी, लेकिन आज हम बैठी हैं और हम ये इसके ऊपर बात कर रही हैं और इसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप और मज़ीद बात करते रहें और यूर ओपन फॉर इट कि इसके ऊपर हम लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाएं। और ये जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं ना, आप होस्ट का और हम जो गेस्ट इसमें आते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इस वक्त टेलीविज़न देखने वाले लोग हैं, जो घरों में ख़ासतौर पर औरतें हैं, उनके नॉलेज में ये इजाफा हो कि किस तरह के कवानीन हैं, वो क्या क्या कर सकती हैं, और वो थीम बेस्ड बातें करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो ज़रूर किया करें ताकि वो उनको ये नॉलेज मिले कि उनको करना क्या चाहिए। ये हुआ है, अब उन्हें आगे क्या करना है। ह्यूमन राइट्स हैं क्या, बेसिकली आपके फ़राइज़ क्या हैं। अगर हम जिस जगह के ऊपर बात करते हैं ना कि आपके राइट्स हैं, तो आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। जैसे अगर रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, तो शहरियों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो रियासत के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं करें, इंडिविजुअल सतह के ऊपर दूसरों पे जुल्म नहीं करें, चोरी नहीं करें, डाके नहीं डालें, दूसरों को मारे नहीं, कत्ल नहीं करें, औरतों को हरास नहीं करें। अब देखिए, रेप नहीं करें। अभी देखिए, हम जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स नहीं थी, तो औरतों को, आपको पता है कि घर के नंबरों के ऊपर फ़ोन आते थे और औरतें खामोश हो जाती थी और उन घरों के टेलीफोन कटा दिए जाते थे कि ऐसे करें, रॉन्ग नंबर आते हैं, इनको हम काट देते हैं और ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। अब हम सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हर रोज़ मैसेजेस आते हैं, हर रोज़ इस तरह का वायलेंस औरतों के ऊपर ऑनलाइन हो रहा है और उसके ऊपर हम उनको ब्लॉक कर रहे हैं और औरतें उस पर बात करती हैं। हम जब बैठती हैं, जैसे अभी देखिए हम नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं, हम इसके ऊपर बात कर रही हैं कि मैं नहीं समझती कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी एक औरत है जिसको सुबह उठ के 20-25-30-25 हज़ार मैसेज गुड मॉर्निंग और फूलों और पत्तों वाले ना आ रहे। इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें। देखिए, जुम्मा तो उसकी मुबारकबाद देनी, तो जुम्मा की शुरुआत नहीं होती, मुझे लगता है शायद जुम्मे की नमाज नहीं होती होगी, मेरा नहीं ख्याल उनकी होती है। लेकिन देखिए, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये बात करना बहुत जरूरी है कि हम औरतें जिनका टेलीफोन पब्लिक है, हम अपने मेल कॉलीग्स के साथ काम करते हैं, अपनी फीमेल कॉलीग्स के साथ काम करते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर मल्टीपल लोगों के पास जाता है, हजारों लोगों के पास जाता है। हम सुबह उठ के जब अपना इनबॉक्स ओपन करती हैं तो मुझे ये फूल, पत्ते, किनारे, तोते, तितलियां, ये सब नहीं देखने हैं, बिकॉज सुबह उठ के मुझे क्या देखना है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, हर रोज यहाँ पे सिक्योरिटी अलर्ट्स होते हैं, मुझे दफ्तर जाना होता है, मेरा दफ्तर एक ऐसे इलाके में है जहाँ मुझे ये देखना होता है कि सिक्योरिटी क्या कह रही है, ट्रैवल मैंने किस रोड से निकलना है, मेरी आज मैनेजर ने मुझे क्या क्या ईमेल्स किए और मेरे क्या टास्क है। देखना आपने वो, लेकिन मिल रहा है आपको, आपको देखिए, मॉर्निंग शो चीजों में हमें नहीं उलझाने की जरूरत है। और ऐसे में शाहीना सिद्रा, मैं ये भी कहूंगी कि खवातीन को भी खामोश नहीं रहना चाहिए। जब हम ऑनलाइन हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं ना, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं, तो वो आपके कंसेंट के बगैर आपकी तस्वीर को शेयर करना भी हरासमेंट है। वो आपका कंसेंट नहीं है कि कोई पिक्चर शेयर करे। अभी कल की बात मैं बताऊं, परसों की बात, परसों ये हुआ कि मेरी एक पिक्चर थी, मेरी प्रोफाइल से किसी ने अपने रैंडम किसी पेज पे अपलोड की हुई, गाना लगाया हुआ, उस पिक्चर में ऐसा कुछ नहीं था, एक रैंडम, लेकिन वो मेरे व्यूज के लिए जो मर्जी, लेकिन वो मेरा कंसेंट नहीं था और मैंने एक रैंडम पेज पे वो पिक्चर देखी, मुझसे पूछ कर वो शेयर नहीं की गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इसको रिपोर्ट करो। अमूमन यही होता है कि छोड़ो, लगा दी, क्या हुआ कुछ। मैंने उसको रिपोर्ट किया, मैंने रिपोर्ट किया, अगले दिन मुझे मेटा की तरफ से ईमेल आई और उस पिक्चर को, उस कंटेंट को रिमूव कर दिया गया। द पॉइंट इज, आप अब जो भी शख्स था उसको पता चला, उसने नेक्स्ट टाइम सोच समझ के मेरा या किसी और लड़की का कंटेंट शेयर करना है अपने पेज पे। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने किस तरीके से इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। और ये नॉर्मल नहीं है। ये जो मॉर्निंग शोज हैं जो आप लोग और हम लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस अवेयरनेस को हम सिर्फ ये कहें कि हमने इतनी वर्कशॉप्स करा दी,
हमने इतनी ट्रेनिंग्स करा दी, हम इतनी दफ़ा फील्ड में चले गए। ये मॉर्निंग शोज़ आपका हमारा आपस में बात करना और इन सोशल इश्यूज़ को उठाना इटसेल्फ उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अवेयरनेस है जो इस टाइम पे बैठ के अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकी हैं, नाश्ते के बर्तन उठा चुकी हैं और अब वो बैठ के अपने टीवी का रिमोट लेके आप लोगों को देख रही हैं, हमारी बातें सुन रही हैं। सो ये एक और मैकेनिज्म है उस अवेयरनेस का, लोगों को ये बताने के लिए कि इस सिचुएशन में उन खवातीन को बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और उन मर्दों को बताने के लिए कि नाउ यू हैव टू स्टॉप, दिस इज द पॉइंट। और इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस ये होने वाले हैं। लास्टली कोई मैसेज आज ऐसा कर लेते हैं, ये मैसेज दे लेते हैं कि आप हमारे कॉलीग हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे क्लास फेलोज हैं, आप हमारे नेबर्स हैं, आप हमारे बिल्डिंग के मैनेजर हैं, आप हमारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप हमें सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं कर सकते हैं और मैं उन 50 लोगों को ये नहीं कह सकती कि शट अप, हमें आप मैसेजेस मत करिए, और मैं उन 50 लोगों को हर रोज़ ब्लॉक भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ, पोलाइटली उनको बोल देती हूँ आप क्या करते हैं मत करें, आप उनको बोलते हो, लेकिन आप 100 से 150 लोगों को रोजाना ये बोलें कि ये अनएथिकल है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी हरासमेंट, क्योंकि आपको मना किया गया है, प्लीज ये मत करें। औरतों के पास, हमारे माशरे में तमाम शहरियों के पास बहुत सारा काम है करने के लिए, प्रैक्टिकल काम है, हमें इन चीजों में बहुत सारे लोगों को ब्लॉक भी नहीं कर सकते ना। हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे मैसेजेस से सारा दिन, हर रोज, हर वक्त। और ये बड़ा आपने दुरुस्त कहा, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह ये हो रहा है। आपने बात करें ना कि जिस तरह आप लोग हैं, ऑल यू आर वर्किंग, इवन माय वाइफ शी इज नॉट वर्किंग, डीएम भरा होता है, मैं कहता हूँ ये हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच शाहिना साहिबा साथ मौजूद थी। आज के दिन के मुनासिबत से हम बात करते हैं, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लीज ये जो अननेसेसरी मैसेजेस हैं, ये जो डीएम में आप जाते हैं, खुद से आप बात भी करते हैं, एक मैसेज किया, फिर उसका खुद जवाब भी दिया, फिर एक और मैसेज किया, फिर एक और मैसेज किया, प्लीज डोंट डू दैट। अपनी दुनिया में एक रिलेशनशिप में अपना इलाज कराओ भाई, इलाज कराओ। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।